किसी भी कोऑर्डिनेशन का ग्राफ ना तो वो x को टच कर रहा है ना ही वो y को टच कर रहा है, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे कोऑर्डिनेट फॉर्मूला के वो देख लिए, सीधाचार देख लिया और साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट। अब बारी है किसकी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पर cover करेंगे, ठीक है? तब तक आप पढ़िए, अपनी बुक से सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो कॉपी पेन आप ले लीजिए और मेरे साथ साथ इसको स्टार्ट करिए। देखिए इसके बाद जो देखिए लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है? अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो हमारा एक्सपोनेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर कि 5 टू द पावर x प्लस 1 और 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 प्लस 1। ये क्वेश्चन दिया होगा, आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्यों? क्योंकि जब भी आपको बेस और पावर का कुछ भी दिखाई देता है क्वेश्चन, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे एक्सपोनेंट का यूज होगा, ठीक है? तो देखिए अगर ये पावर प्लस हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब यहाँ पर बेस कैसे रहे होंगे, इक्वल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं भाई। अच्छा देखिए मैं बता देता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है, देखिए पहला रूल ये होता है कि a टू द पावर, फर्स्ट रूल हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट रूल ये होता है कि अगर कहीं लिखा है a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, यानी मल्टीप्लाई है और बेस बेस सेम है, पावर अनइक्वल है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करने पर पावर कैसी हो जाती है, वो माइनस हो जाती है, ठीक है? ये छोटे से रूल हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है? चलो यूज करो। तो इसको मैंने रिवर्स यूज किया, यूं इस तरीके से। ऐसे ये माइनस हो रहा है तो इसको भी यूं यूज करेंगे रिवर्स में। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 5 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर x, और 5 टू द पावर 3 कितना होता है, 125, और ये प्लस 1, ठीक है? ये चीज क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्या करो बेटा, बहुत ध्यान से समझना जरा कि 5 टू द पावर x यहाँ पर भी है और 5 टू द पावर x यहाँ पर भी है, ठीक है? तो आप क्या करिए, आप इस 5 टू द पावर x को y लेट कर लीजिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए। आपने क्या किया, आपने 5 टू द पावर x को क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया, ठीक है? अब ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करा दो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 5y प्लस 5 टू द पावर 2 कितना होता है, 25, और ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा 126, ठीक है? क्लियर है ये स्टेप? अब अगर आप इनका एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5y² प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल टू 126। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5y² प्लस का 25 इज इक्वल टू 126y। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको माइनस कर लेते हैं इधर ला करके, 126y और प्लस 25 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये स्टेप सारे स्टेप क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? अब मुझे इसको ब्रेक करना है। देखिए तो सिंपल सा मेथड है कि मैं 5 का मल्टीप्लाई 25 में कराऊंगा, ठीक है? तो 5 5 से 25, तो 126 को ब्रेक करो कि 125 आ जाए। तो आप कहेंगे ये तो हाँ ईजी है बहुत ही। देखो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 125 और y माइनस 1y और प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 5y, क्या बचेगा, y माइनस, और 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिएगा, तो 5 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, 5 माइनस 25 और 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? क्लियर है? तो बेटा ये इसके क्या हो गए, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। अच्छा अब एक मिनट थोड़ा सा समझना इसको थोड़ा सा, ये क्या हो गया, अरे शिट, एक मिनट थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं इसको जगह बनाने के लिए, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ तक हमने क्या किया कि ये जो y की वैल्यू थी ये निकाल ली हमने, ठीक है? यहाँ से अब जब y की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से y की वैल्यू रिप्लेस कराएंगे इस जगह से। तो एक y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 25, और एक y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस की प्लस, प्लस आएगा, हाँ यहाँ पे प्लस आ जाएगा, y इक्वल टू 1/5। तो ये दो वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है? एक बार जब इसको मैं 0 करूंगा यहाँ से तो y इक्वल टू 25 और इसको 0 करूंगा तो 1/5, दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। अब इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कराइए। आपने क्या किया था, y किसको लिया था,
5 टू द पावर x को लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस करा दो। तो आप कैसे लिखोगे कि 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 25। तो 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 25 क्या लिख सकते हो, 5 टू द पावर 2 लिख सकते हो, 5 की पावर 2। तो आपको पता है कि बेस सेम में तो पावर क्या हो जाएंगे, कंपेयर हो जाएंगे। तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2। ऐसे इस वाले को भी कंपेयर करा दो। तो y इज इक्वल टू कितना था, 1/5। और जब 1/5 आ गया तो ये इसको रिप्लेस करा दीजिए यहाँ पर। तो 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/5 और इसको आप लिख सकते हो 5 टू द पावर -1। तो यहाँ से कंपेयर कराओगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आएगा किस तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। क्लियर है, चलो देखिए प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चंस बन पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप सोचिए कि ऐसे सिर्फ देखते रहने से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो सिर्फ देखते रहने से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ पर करनी कंपलसरी है, आप ये मान के चलो। चलो देखो, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब कभी भी रेसिप्रोकल हो रहा हो कभी भी, ठीक है। आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी सेम केस है। x/x+1 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x+1/x, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस वाली वैल्यू को कुछ लेट कर लूँ, सपोज मान लीजिए मैंने इसको y लेट कर लिया, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये वाली, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी +1/y। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बस यहीं से स्टार्ट कर दो। क्या आप कैसे लिख लेना बेटा यहाँ पर कि लेट कर लेना कि x/x+1 को आपने क्या ले लिया है, y। तो सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/y। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पहले ऐसा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 15 2 ज़ा 30 34। तो 34/15 सीधा सीधा एलसीएम ले लो, y² + 1/y इज इक्वल टू 34/15। क्रॉस मल्टीप्लाई 15y² + 15 1 ज़ा 15 और ये कितना आ जाएगा 34y, ठीक। अच्छा अब इसको तो ट्रांसफर कर लो बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 15y² माइनस का 34y और प्लस का 15 इक्वल टू 0। सो फिर अब मुझे कितना चाहिए यहाँ पर, नंबर एक चीज़ देखो जरा, मुझे चाहिए यहाँ पर 15 और ये 15, मतलब 15 15 होगा 25 225। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 9। हाँ ठीक है। देखिए मुझे इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 225 और मुझे 34 को ब्रेक करना कि 225 आना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 9, ठीक है। हो गया ब्रेक ये चीज़। चलो यहाँ पे कैसे लिख सकते थे, 15y² माइनस का 25y माइनस का 9y और प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, देखो फर्स्ट टू में आप कॉमन ले सकते थे 5y आप कॉमन लोगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 5 3 ज़ा माइनस 5 3 ज़ा 15 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और इसमें कितना आ जाएगा यहाँ से 3 कॉमन। बेटा ये हो जाएगा 3y और 3 5 ज़ा 15। ये y कहाँ से आ गया, अच्छा ध्यान नहीं दिया, यहाँ से y हटा लो, y तो कॉमन चला जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। यहाँ 5 हो गया और माइनस का 3 कॉमन लिया तो कितना आ गया ये, और इक्वल टू में 0। तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो 3y - 5 और ये हो जाएगा बेटा 5y - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से जब आप एक एक को 0 करोगे तो कितना 0 करोगे कि 3y - 5 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5/3, ठीक है, ठीक है 5/3 आ गई वैल्यू। ऐसे इसको 0 कर लो तो 5y - 3 इक्वल टू 0। तो 5y इक्वल टू कितना जाएगा 3। तो y इक्वल टू कितना जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन ध्यान रखिएगा आपने y ये नहीं लेट किया था, आपने y क्या लेट किया था, आपने y लेट किया था x + 1/x। तो ये वैल्यू रिप्लेस भी कराइएगा, ठीक है, जैसा उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब आप ये काम कर सकते हैं कि आप पहले रिप्लेस कराइए किसको, x/x + 1 को किसके साथ 5/3 के साथ, ठीक है, और दूसरी बार 3/5 के साथ। अब यहाँ से तो कर ही लोगे सॉल्व, इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3x = 5x + 5 1 = 5, इसको लाके माइनस कर लो तो 2x = 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5/2, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो जाता है। एक बार y की वैल्यू आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं है, y को जो आपने लेट किया था उसी में क्या कर दीजिए, उसी में रिप्लेस करा दीजिए, ठीक है भाई। यहाँ तक चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आईसीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये और अब तो सीबीएसई का भी बन गया है फेवरेट। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
कभी भी ध्यान रखिएगा कि इधर 2 टर्म दिए गए हैं और इधर भी 2 लिखा हुआ है, इधर 3 टर्म लिखे गए, इधर 3 लिखा गया है। तो कभी भी आप डायरेक्ट एलसीएम मत लो, आप क्या करो, इस 2 को इधर शिफ्ट करो पहले। जब देखिए तो आप इसको ऐसे लिखा रहे हैं तो भैया इसमें कुछ भी नहीं करना है, किसी भी तरीके जैसा लिखा है ऐसे नोट कर दो x माइनस ए। जब मैं इस 2 को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये -2 हो जाएगा और उधर क्या बन जाएगा 0। ठीक है, ये क्लियर है? समझते जाओ ध्यान से, ठीक है, कैसे करना देखो। अब इस 2 को मैं इधर क्यों लाया हूं, इसका क्या पर्पस है, इस 2 को इधर लाने का क्या पर्पस है? आप इस 2 को ब्रेक कर सकते थे -1 और -1। अब 2 लोग हैं तो दोनों में बराबर हिस्सों में बांट दो। तो -2 को कैसे लिख सकते थे, इसके साथ -1, एक सेकेंड, इसके साथ शिफ्ट कर दिया -1 प्लस इसके साथ भी शिफ्ट कर दो -1, तो b अपॉन x, अरे यार, हाँ चलो ठीक है, b अपॉन x माइनस ए -1 और इस तरफ क्या आ जाएगा 0। ठीक है, जैसे ही आपने 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के साथ -1, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस बी अपॉन x माइनस बी प्लस, यहाँ भी एलसीएम ले लो तो b x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा -x और प्लस b, और ये ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, यहाँ भी माइनस ओपन कर दो, ब्रैकेट हटा दो तो ये प्लस a हो जाएगा, और यहाँ भी कितना रहेगा x माइनस ए इक्वल टू 0। अभी थोड़ा ध्यान दो जरा, क्या यहाँ देखो क्या लिखा, a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखा है a प्लस बी माइनस एक्स, ये तो लिखा हुआ देखो। तो आपने देखा कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है दोनों में वो कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो क्यों ना मैं इसको कॉमन कर लूँ, चलिए कर लेते हैं कॉमन। तो जैसे ही इसको कॉमन करेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, a प्लस बी और माइनस एक्स, ये तो आएगा a प्लस बी माइनस एक्स, मैंने कॉमन कर लिया। तो क्या बचा मेरे पास बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है भैया, ये इस तरफ 0। अब ये फैक्टर हो गया, क्यों ना मैं इसको एक बार 0 कर दूं। तो जब मैं इसको 0 करूंगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा, -x इज इक्वल टू -a प्लस बी, ये कैंसिल हो गया। तो x का फर्स्ट आंसर आ गया कि x की एक वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, a प्लस बी। x की एक वैल्यू क्या रहेगी, a प्लस बी। अब एक बार इसको 0 करेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, दूसरा भी इसको 0 कर लो 0। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस ए और x माइनस बी। अब ये ध्यान रखना कि उस तरफ तो 0 है, तो अब ये मत करना टाइम खराब करने के लिए तुम इसका भी मल्टीप्लाई करने लगो बैठ करके, वो तो 0 हो ही जाएगा उस तरफ, तो उसको मल्टीप्लाई मत करिएगा। ठीक है, हाँ वो तो 0 होना ही होना है इस तरफ जा करके। अब देखो इसका एलसीएम लिया तुम लोगों ने, तो इसका एलसीएम ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, ये तो 0 हो गया। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x और माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी, a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ जाते हैं। ठीक है, और बच्चे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कम करते हैं। हो गया कंप्लीट, चलो आ जाओ। ऐसा एक और क्वेश्चन भी देखते हैं जहाँ पर a और b दिया होता है। अब देखो अभी तक 2 दिया था तो हमने 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब a और b के फॉर्म में आ गया तो a और b को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ जो तरीका है a और b को डिस्ट्रीब्यूट करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट कैसे रहेगा, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान पे देखिएगा, ये a में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये b में एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो करना क्या, अपोजिट पेयर करना है कि a का पेयर किससे होगा, b से, और b का पेयर किससे होगा, a से होगा। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि जब कभी आपको a एक तरफ मिले और b एक तरफ मिले एक्सप्रेशन में, a अलग है b अलग है, और उस तरफ a प्लस बी के फॉर्म में कुछ दिया गया, तो आप अपोजिट पेयरिंग करिए, a की b के साथ, b की a के साथ। ठीक है, और जैसे आप ऐसा करोगे एलसीएम लोगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम केस बनेगा लास्ट क्वेश्चन के जैसे, कि जैसे इस लास्ट क्वेश्चन में ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू सेम हो रही थी यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे वहाँ भी क्या होगा कि जो न्यूमरेटर होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, इस केस में भी सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं, जरा पेयर बनाते हैं, अपोजिट पेयर, a अपॉन
ए एक्स माइनस वन, और ए के साथ कौन जाएगा, बी, तो माइनस बी, ऐसे लिख दिया, ठीक है, यूं इस तरीके से। अच्छा, अब बी के साथ ए को लिख लो, तो बी अपॉन बी एक्स माइनस वन और माइनस का ए, और उस तरफ क्या आ जाएगा, जीरो। अब वही पुराना काम बेटा, एलसीएम लेना है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम कर लो, एलसीएम कर लो इसका। जब एलसीएम करोगे तो ये ए माइनस का बी, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख देता हूँ, ए एक्स माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा, वही ए एक्स माइनस वन, प्लस ऐसे यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो बी माइनस ए, और ब्रैकेट में बी एक्स माइनस वन, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, बी एक्स माइनस वन, और इस तरफ जीरो, ठीक है। अब अगर ब्रैकेट ओपन करोगे, बी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी एक्स, और माइनस, और ये माइनस प्लस, ठीक है, और ये भी ऐसे लिखा रहेगा प्लस, ऐसे इसको सॉल्व कर लो, तो ए बी एक्स और प्लस का ए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी एक्स माइनस वन। अब देखिए बिल्कुल बात सेम है, ए प्लस बी, माइनस का ए एक्स और माइनस का ए एक्स, सेम है वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो न्यूमरेटर सेम हो गया, तो कॉमन कर लो। तो हमने क्या कॉमन ले लिया यहाँ से, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और इसको कर दो जीरो के इक्वल कॉमन लेकर के, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये माइनस का ए बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी अपॉन ए बी, तो ये पहला आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। अब सेकंड में जो बची हुई वैल्यू थी उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो हमारे पास क्या बचा था, वन अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन बी एक्स माइनस वन, ये दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट एलसीएम ले लो तो ये तो जीरो हो जाएगा इस तरफ जा करके, तो बी एक्स माइनस वन और ए एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ से x कॉमन कर लें और ये टू को उधर भेज दें, माइनस और माइनस प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी, और माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू अपॉन ए प्लस बी वाई, ठीक है, ये चीज़ ये आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बुक में दिए गए हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। अब देखता हूँ अभी कोई और क्वेश्चन ऐसा हो तो करा दूँ एक दो और क्वेश्चन, वैसे अब कोई नहीं है, आप सीधा हम लोग को पढ़ना है क्या, श्रीधराचार पढ़ना भाई, ठीक है, कि श्रीधराचार क्या होता है। चलो अब हम लोग तो देखिए, अब देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं श्रीधराचार का, और श्रीधराचार की हमें क्या जरूरत पड़ी बेटा। देखो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब होता क्या है कि अभी आपने क्या देखा था कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कर ले रहे थे, पर अब कुछ ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक नहीं होती हैं, ठीक है। अब अगर वो ब्रेक नहीं होती तो क्या रीज़न होता है, क्योंकि उनके जो रूट्स होते हैं वो इरेशनल रूट्स होते हैं, तो जब कभी भी इरेशनल रूट आएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ब्रेक नहीं होती है, और कुछ इमेजिनरी रूट्स की भी होती है इक्वेशन जो ब्रेक नहीं हो पाती हैं। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, श्रीधराचार का। अब बहुत से बच्चों को मन में एक सवाल आता है कि सर क्या हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया है क्या उसमें यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस हेडिंग ये ना लिखी हो कि बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, अगर हेडिंग पढ़ी है कि बाय यूजिंग एग्जाम में कि बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और तब आपने यूज़ कर दिया श्रीधराचार, तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई हेडिंग ऊपर नहीं पड़ी है, ठीक है, तो आप कुछ भी लगाइए, फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भाई। देखो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार रूल। तो ये रही हमारी जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बेटा फॉर्मूला होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, श्रीधराचार फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा ध्यान पे समझिएगा, अगर मुझे x यानी रूट्स निकालने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं कैसे यूज करूंगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब ये a क्या है, देखो ये a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट।
आप कहेंगे सर सी क्या है, सी है क्या, कांस्टेंट है। फिर आप पूछ रहे हो बी क्या है, तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। अच्छा ये प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 डिग्री है कॉट इक्वेशन, तो कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। अब अगर इसको चाहो तो आप अलग करके भी लिख सकते हो, ब्रेक करके। कैसे, अब मैं इसको देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मुझे चाहिए पॉजिटिव रूट, तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा, अगर मुझे निगेटिव रूट चाहिए तो निगेटिव के लिए मैं कैसे लिखूंगा, निगेटिव के लिए आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज अब बहुत ध्यान पे समझना बेटा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या आपने देखा कि इन सभी के रूट में एक वैल्यू लिखी गई है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब थोड़ा सा समझिएगा, जो ये जो रूट वाली वैल्यू है जिसको आपने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्क्रीमेंट, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, डिस्क्रीमेंट के बारे में कि क्या होता है ये डिस्क्रीमेंट। देखो क्योंकि जो बोर्ड में हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रीमेंट का यूज करते हुए। देखिए डिस्क्रीमेंट क्या है बेटा हमारे पास, देखिए डिस्क्रीमेंट लिखा नहीं, फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, कौन सा एक्सप्रेशन, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीमेंट। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सपोज किसी ने आपसे पूछ दिया कि जो डिस्क्रीमेंट है भाई, डिस्क्रीमेंट क्या होता है, क्यों उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या इसका यूज है, तो कैसे बताएंगे, समझो इस चीज को। डिस्क्रीमेंट क्या बताता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है उनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये बताता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू आई है उसका नेचर कैसा है। अब नेचर का मतलब ये नहीं कि वो सीधा है, बदमाश है, अच्छा है, भोला है, ये नहीं। ठीक है, नेचर का मतलब होता है कि वो कैसा है, वो रियल है, ठीक है, या नॉट अ रियल है, दोनों रूट्स इक्वल हैं या अनइक्वल है। ठीक है, ये बताता है। अब बहुत ध्यान पे समझना है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीधराचार्य को लिखने का एक और तरीका समझ में आया कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, यानी इसके प्लेस पे आप क्या लिख दो, डी। तो ये भी तो एक तरीका बन गया लिखने का। तो यानी इस रूट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी, और अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 2a। ठीक है, तो ये इसको लिखने का एक तरीका निकल करके आ गया। ठीक, अब डिस्क्रीमेंट के कुल कितने केस होते हैं, डिस्क्रीमेंट के कुल 3 केस होते हैं। ठीक है, तीनों केस आपको समझ। पहला केस क्या होता है कि जब डी की वैल्यू 0 आएगी, दूसरा केस क्या होता है जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, और तीसरा केस क्या होता है जब डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। ठीक है, ये चीज। अब इन चीजों को हम लोग ग्राफिक मेथड से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन डी इक्वल टू 0, जब डी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, मतलब डिस्क्रीमेंट 0 हो गया। आपने डी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये 0 आ गया तो आप यहां से क्या लिखेंगे कि देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी एक सिंगल रूट मिलेगा जो भी मिलेगा हमें। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से समझने की कोशिश करें, इस वाले को, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था, हाँ बताया था, भूल जाते हो तुम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर इसका ग्राफ मुझे देखना हो तो रूट्स कैसे, रियल हैं और इक्वल हैं। तो क्या होगा कि जो ग्राफ होगा हमारा वो किसी भी एक्स एक्सेस को किसी भी सिंगल पॉइंट पर यूं इस तरीके से टच करेगा, एक सिंगल पॉइंट पे। इस केस में तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ जीरोस 1 हो रहे हैं इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रीमेंट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये चीज क्लियर है, ये बात ठीक है। चलो अब आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 क्या था हमारे पास, केस सेकंड। केस सेकंड है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, और d की वैल्यू क्या थी, 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है,
ठीक है। अगर वैल्यू 0 से बड़ी आ रही तो आप कहेंगे रूट्स आर रियल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या अनइक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, अलग अलग दो रूट आपके पास मिलेंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान पे समझना। ये हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स, और ये माइनस वाई, ठीक है। अब अनइक्वल हो रहे हैं लेकिन रियल हैं तो कुछ ऐसा बना देंगे, ठीक है, यूं। तो देखिए दो जगह कट कर रहा है एक्स को, एक यहां पर और एक यहां पर, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। तो जब नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। केस थर्ड देख लो, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या होता है कि इफ डी इज लेस देन 0, डी की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से छोटी हो रही है। अभी मैंने बताया था अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो रही होगी तो रूट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और अगर रूट की वैल्यू निगेटिव होती है तो वो क्या होता है, वो कभी भी हमें रियल रूट नहीं देता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे देन नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर रियल रूट ही नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा कि जो पैराबोला होगा वो हमारा किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि ग्राफ ऑफ कॉर्टिक इक्वेशन, कि किसी भी कॉर्टिक इक्वेशन का ग्राफ ना तो वो एक्स को टच कर रहा है ना ही वो वाई को टच कर रहा है, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो आप बताएंगे उस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं, जैसे सपोज मैंने एक ऐसा पैराबोला यूं बना दिया ऊपर की तरफ, तो देख लो कहीं टच नहीं कर रहा, तो इस केस में भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0। सपोज मान लो मैं ऐसा बना दूं इस तरीके से नीचे की तरफ यूं, ठीक है, इस तरीके से, तो भी इस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ये कहीं टच तो कर नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो तो 0 हो गए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, शेप के साथ वो देखोगे तो वो है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन बस क्या है कि नंबर ऑफ जीरो 0 जाएंगे, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहेगा, वो 0 से छोटा नहीं, निगेटिव रहेगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना अगर ये निगेटिव होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट होता है। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि अगर कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पॉजिटिव में कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव में कोई भी नंबर हो और इक्वल टू में क्या दिया गया, 0, जैसे +1 +2 +3 +4 कुछ भी दिया हो, ठीक है, एक्स पॉजिटिव के साथ लिखा हो यहाँ पर, तो इस केस में नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, ठीक है, कोई कभी भी रियल रूट नहीं मिलेगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी कि x² + x + 1 = 0, इसको भी अच्छे से दिमाग में सेट कर लो कि अगर ऐसी इक्वेशन मिल जाती है x² + x + 1 = 0, तो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कभी भी ये हमें रियल वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो डिस्क्रिमिनेंट उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने का, देख लेता हूँ। बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, देखो देखो इक्वेशन क्या हमारे पास है कि ये क्या है, 0 कहाँ से आ गया, या तो यहाँ =0 होगा, ये चीज, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9x² और +7x = 0 हैज रियल रूट, देन सॉल्व इट, हैज रियल रूट, ठीक है, सो दैट इक्वेशन है रियल। तो चेक करते हैं रियल रूट है। सबसे पहले क्या करो बेटा, अपने इक्वेशन से कंपेयर कर लो उसको, ax + bx और +c = 0। आपने क्या क्या कंपेयर कराया, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 9, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और c तो है नहीं तो c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप डिस्क्रिमिनेंट यूज करो, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac = 0। आपने डिस्क्रिमिनेंट यूज किया, तो डिस्क्रिमिनेंट जब आप यूज करोगे तो b की वैल्यू क्या है, 7, तो ये 49 हो जाएगा, और 4 × a, अब c तो 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, 49। अब अगर 49 आ रहा है तो 49 तो 0 से बड़ा है ना, तो आप क्या बोलोगे, d इज ग्रेटर देन 0। तो d इज ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन और भी देख लो, एक क्वेश्चन और देखिए,
जैसे अभी इसी यही क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था यहाँ पे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताने कैसे होंगे, तो इसको कंपेयर कर लो जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, ऐसे बी निकाल लो, बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 और सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अब अगर हमें डिस्क्रीमेंट चेक करना है तो चेक करो डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 4 यानी ये कितना आ गया -3, कितना आ गया -3, और -3 तो 0 से छोटा हुआ, तो इस केस में आप क्या लिखोगे डी इज लेस देन 0, इसका मतलब नो रियल रूट, ठीक है, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, तो ये केस नंबर 3 बनेगा जाकर के, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के वो देख लिए, श्रीधराचार्य देख लिया और साथ साथ डिस्क्रीमेंट। अब इसके जितने भी क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई। थ्योरी में आपके पास क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती, कैसे पहचानते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं बता दिया, श्रीधराचार्य क्या होता है वो भी बता दिया, डिस्क्रीमेंट क्या होते हैं, कितने केस होते हैं, सब कुछ डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है। अब बारी है किसकी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़िए, अपनी बुक से सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।